चलो अब शुरू करते हैं। देखो, क्या कोई फर्क है दोनों में, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टर्म एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर? सोच के बताओ। हाँ जी, दोनों में डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं ना एक्सपेंस की, जब हम बात करते हैं ना एक्सपेंस की, तो इसका मतलब होता है रिवेन्यू नेचर। और जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो इसका मतलब होता है कैपिटल, यानी एसेट्स जनरेट करना है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो एक्सपेंस का मतलब खर्चा और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। ठीक है, तो जब ये वर्ड आएगा तो इसका मतलब ही क्या सेंस होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होगा रिवेन्यू नेचर के खर्चे, और इसका मतलब हमेशा क्या होगा, कैपिटल नेचर के खर्चे। ठीक है, राइट। तो हमारे पास दो टाइप के खर्चे होते हैं बेसिकली, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो जब रिवेन्यू नेचर के खर्चों की बात करते हैं तो वर्ड एक्सपेंस जोड़ा जाता है, और जब कैपिटल नेचर के खर्चों की बात करते हैं तो वर्ड एक्सपेंडिचर आता है। राइट। अब क्या होते हैं, जिन खर्चों का बेनिफिट हम शॉर्ट टर्म में डिराइव करते हैं, यानी करंट पीरियड में ही हम उनका लाभ उठा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू नेचर। जिन खर्चों का बेनिफिट हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिराइव करते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए, उनको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मान लो चिंटू अपनी मदर से ये कहते हैं कि सर मम्मी मुझे ना 100 रुपए दो। ठीक है, किस बात के, मेरे को बर्गर खाना है। ठीक है, तो मम्मी उसको 100 रुपए दे देती हैं फर्स्ट डे। सेकंड डे फिर वो 200 रुपए मांगता है कि मुझे 200 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है। मम्मी उसको 200 रुपए दे देती हैं। थर्ड डे फिर वो 400 रुपए मांगता है कि भी मुझे होटल में खाना खाना है, तो मम्मी उसको 400 रुपए दे देती हैं। फिफ्थ डे वो मम्मी से 15,000 रुपए मांगता है कि भाई मुझे मोबाइल फोन खरीदना है। ठीक है, मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, तो मम्मी उसको 15,000 रुपए दे देती है। अब क्या, ध्यान से सुनो, ये 100 रुपए तो उसने दोबारा मांग लिए, मान लो चौथे दिन में कि मुझे बर्गर खाना है, तो दे देंगी मम्मी। सातवें दिन 200 रुपए दोबारा मांगेगा कि मुझे पिज्जा खाना है, दे देंगी। समझ रहे हो? क्या 10वें दिन अगर वो दोबारा 15,000 मांगेगा कि मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, तो दे देंगी मम्मी। क्यों नहीं देंगी, कि बेटा मोबाइल फोन को 2-4 दिन में कंज्यूम वाली आइटम नहीं है। नहीं भाई। तो इसका मतलब ये जो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए दिए जा रहे हैं पिज्जा के लिए, बर्गर के लिए, ये क्या है, डे टू डे कंज्यूम के लिए हैं। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो खर्चा है हमारा, ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर पार्ट पे, ये कहलाएगा हमारा कैपिटल। तो सेंस क्या बनी हमारी, सेंस ये बनी कि जिस खर्चे का लाभ सिर्फ उसी साल उठा पाऊं फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कहलाता है रिवेन्यू नेचर का। और जिस खर्चे का लाभ एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए उठा पाऊं, मोर देन 1 ईयर, तो वो कहलाता है हमारा कैपिटल। यानी जो खर्चा मेरी एसेट्स को क्रिएट कर लेता है वो कहलाता है कैपिटल, जो नॉन रेकरिंग का होता है वो कहलाता है कैपिटल, और जो रेकरिंग नेचर का होता है वो कहलाता है रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर के खर्चों को हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड में, और कैपिटल नेचर के खर्चों को दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर पार्ट? फटाफट इनको हम लिख लेते हैं जल्दी से जरा। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे और ये कैपिटल नेचर के खर्चे। ठीक है, ये होते हैं रैकरिंग नेचर के। ये कौन से नेचर के होते हैं, हमेशा रैकरिंग, यानी बार बार। ठीक है, और ये होते हैं हमेशा कौन से, नॉन रैकरिंग। ये होते हैं नॉन रैकरिंग। ठीक है, इन खर्चों का बेनिफिट हम शॉर्ट पीरियड में डिराइव करते हैं। बेनिफिट कुड बी डिराइव्ड
इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें क्या करते हैं हम, बेनिफिट कुड बी डिराइव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमेशा दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दिखाते हैं हम बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये हमारी एसेट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, राइट भाई। जिन खर्चों का लाभ हम एक साल से ज्यादा के लिए डिराइव करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। और जिनका शॉर्ट पीरियड में उठाते हैं उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू नेचर के खर्चे। राइट, ये तो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। और ये दिखाते हैं पीएल के डेबिट में, और ये दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर है? यस बोलो बेटा, नोट कर लिया ना, आगे चलूं? चलिए अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं धीरे धीरे। सपोज हमने कोई भी मशीन रिपेयर कराई, ठीक है, और रिपेयरमैन ने की आवाज बैक आ रही है। हाँ नहीं, अगर हमने कोई मशीन मान लो रिपेयर कराई और रिपेयरमैन ने मेजर रिपेयर करके दी, उसकी सारे पार्ट चेंज कर दिए, ठीक है, तो वो हमारी कहलाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेजर रिपेयर कह दो, या ये कह दो ओवरऑलिंग, या ये कह दो कि बहुत सारे पार्ट चेंज करे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? उसका फायदा मुझे लंबे टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, पर अगर हमने कोई एक पार्ट चेंज कराया, ध्यान तो सुनना, कि मैं रिपेयर के लिए लेके गया मशीन को और मशीन वाले ने सिर्फ उसका एक पार्ट चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा बेसिकली रेवेन्यू। वो बेसिकली कहलाएगा रेवेन्यू, क्योंकि तो डेली रिपेयरिंग में आ गया। पर रेवेन्यू खर्चा क्या होता है? सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, प्रिंटिंग का खर्चा दिया, है ना, ये सारे रेवेन्यू खर्चे कहलाते हैं। ध्यान तो सुनो, अब कोई ऐसा खर्चा जो मेरी कैपेसिटी को बढ़ाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, मेरी एफिशिएंसी को बढ़ाए। जैसे मान लो मेरा स्कूटर है, ठीक है, अब स्कूटर में क्या हुआ कि पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत खराब जा रही है, मतलब मैं पेट्रोल डलवा के थक गया और 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर फिर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो मैंने मैकेनिक को बोला कि भैया ये जरा ठीक कर दो यार इसमें ना, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं देख के बताता हूं। उसने क्या करा, पिस्टन उसका चेंज कर दिया। पिस्टन क्या होता है कि पिस्टन में पेट्रोल टंकी से आता है और इंजन तक जाता है, तो उस मैकेनिक ने क्या करा, पिस्टन का मुंह बड़ा था और छोटे मुंह वाला पिस्टन लगा दिया। इससे मेरी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई। तो जो पिस्टन भले ही एक पार्ट है नहीं, पर उससे मेरी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो खर्चा मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल है। तो ये ध्यान रखना, वो खर्चा जो मेरी कैपेसिटी या एफिशिएंसी को बढ़ाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। क्लियर हो गया पार्ट भाई? दूसरा, अगर मान लो आपने ये देखा होगा कि सपोज मैंने कोई बिल्डिंग ली, ठीक है, पहली बार मैंने बिल्डिंग किराए पर ली है, किसी पहले मुझे वहां पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। अब उससे पहले वहां पर रेस्टोरेंट का काम चल रहा था, तो मैंने खाली करवाकर अपना कोचिंग शुरू करने के लिए वो बिल्डिंग किराए पर ली। ठीक है, अब मैकेनिक को बुलाया कि भाई इसका ना व्हाइट वॉश कर दे, जरा पूरा मेकओवर कर दे। तो अब वो जो व्हाइट वॉश करेगा, तो उसने तो भाई साहब बिल बना दिया बहुत ज्यादा एस्टिमेट। मैंने कहा यार व्हाइट वॉश तो कराना है, इसमें इतना क्यों खर्चा? तो वो क्या जवाब देता है कि सर ये ना सारी दीवारें तेल वेल में इतनी गंदी हो रही थी कि पहले मुझे रेग मार करके साफ करना है, फिर मैं ये काम करूंगा, पुट्टी चढ़ाऊंगा, फिर व्हाइट वॉश करूंगा, कम से कम 4 बार करूंगा, तब जाके ये आपके रहने लायक, आपके काम करने लायक बनेगी। तो वो जो खर्चा होगा पहली बार का, ध्यान से सुना वर्ड्स को, वो जो खर्चा पहली बार का होगा वो कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब 1 साल के बाद फिर मैंने व्हाइट वॉश कराना है, क्योंकि व्हाइट वॉश हर साल होता है। अब थोड़ा ना मैं उसको ये कहूंगा कि भाई तो अब 4 बार पुट्टी कर और 4 बार व्हाइट वॉश कर, फिर तो वो 1 बार कर देगा, बेस तो बन चुका। तो वो खर्चा जो साल भर बाद करा रहा हूं और हर साल कराऊंगा,
वो मेरा कहलाएगा रेवेन्यू का। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट टाइम जो खर्चा होता है, व्हाइट वॉश के लिए हो या रिपेयर के लिए भी हो, मान लो आपने कोई पुरानी कार खरीदी है ना, आपने पुरानी कार खरीद ली और मैकेनिक के पास ले गए, तो मैकेनिक कहा भाई साहब इसमें ना बेल के अलावा सब कुछ बचता है, बेल ही नहीं बचती, बस डोर वोर सब दर 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 बज रहे हैं। ले तो लिया आपने पुरानी कार, तो मैंने कहा यार ठीक है इसको तू मेकओवर चेंज कर दे सारी, तो वो दरवाजे पेंट वेंट सारी रिपेयर कर देता है, तो वो खर्चा मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल है। अब फिर 1 साल के बाद गया भाई अब इसमें जो सर्विस कर दे, कूलेंट डाल दे, इसमें सारा धुलाई वुलाई कर दे, तो वो रिपेयर में जाएगा, वो रेवेन्यू में जाएगा। क्लियर हो गया पार्ट? आगे चलते हैं। अगर समझ आ रहा है? हाँ जी, छवि जतिन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अगर मान लो आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग है, बन रही है, खूबसूरत बन रही है, ठीक है, नजर मत लगाओ उसको, है ना। अब उसके नीचे देखा होगा कुछ मजदूर लोग अपनी झोपड़ी लगाकर बैठे होते हैं, है ना, वहीं वो खाना बनाते हैं, चूल्हा होता है उनका, तो उनके जो झोपड़ियों की कॉस्ट होती है ना, वो भी एक अमाउंट होता है। जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है ना, उसके बाद तो आपने कभी वो झोपड़ियां नहीं देखी हैं, तो उन झोपड़ियों की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा क्या कहते हैं हम? कैपिटलाइज कहते हैं। वो हमेशा क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। क्यों सर? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का भाग है, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की नहीं है, वो झोपड़ी तुम्हें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होगा टेम्परेरी शेड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। वर्ड्स क्या आएंगे? टेम्परेरी शेड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैपिटल नेचर। क्यों कैपिटल नेचर है? वन टाइम है, एक बार जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, दोबारा कभी उन झोपड़ियों के दर्शन आपको जिंदगी में नहीं होने वाले, तो वो एक बार के हैं, तो इट्स ए पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, 10 लाख रुपए की, मुझे ये बिल्डिंग पसंद आ गई, ठीक है, अब वकील को बुलाया कि भाई रजिस्ट्री कर दे मेरे नाम, स्टाम्प ड्यूटी के खर्चे, है ना, कमीशन के खर्चे, तो जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, कमीशन का खर्चा होगा टू परचेज द बिल्डिंग, वो भी हमेशा पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट कहलाएगा, यानी वो एसेट्स का ही भाग हो जाएगा। दैट इज आल्सो ए नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी और 4 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के दिए, 50,000 रुपए कमीशन के दिए, तो मैं बैलेंस शीट में 14,50,000 दिखाऊंगा, ठीक है। तो यू कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं, एनी एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। समझ में आ गया? बिल्डिंग को खरीदने से संबंधित खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट का ही भाग माने जाते हैं, कमीशन और रजिस्ट्रेशन फीस। क्लियर हो गया पार्ट? तो अभी तक मैंने क्या बताया? मेजर खर्चे, मेजर रिपेयरिंग, ओवरऑल रिपेयरिंग, पार्ट्स चेंज, या फ्यूल एफिशिएंसी के लिए कोई पार्ट चेंज कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई टेम्परेरी शेड बना के दे रहे हो जो खत्म हो जाएगा तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई कमीशन पे कर रहे हो या कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात यहां तक? अब आगे चलते हैं। यहां तो कोई डाउट है? ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एक पार्ट है तो वो रेवेन्यू, सिंपल। अगर फ्यूल एफिशिएंसी है तो कैपिटल, और पार्ट्स हैं तो वो तो कैपिटल है ही, ठीक है। आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब कोई भी बिजनेस करना है बेसिकली, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी लाइसेंस लेने का खर्चा फॉर ओपनिंग द बिजनेस, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? सोच के बताओ। मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए गवर्नमेंट के पास जाओगे कि भाई मुझे लाइसेंस दे दो, मुझे लाइसेंस दे दो, तो वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट गवर्नमेंट ये कहेगी कि एक बार तो हम आपको दे रहे हैं, बट हर साल इसके रेन्युअल चार्जेस होंगे, तो जो रेन्युअल चार्जेस होंगे वो रेवेन्यू, और जो फर्स्ट टाइम के होंगे वो कैपिटल। समझ में आ गई बात? तो दोनों क्लॉज हो गए, ठीक है। तीसरा, अच्छा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला खर्चा हैवी होता है। फर्स्ट टाइम वाले में हैवी क्यों होता है सर? कारण, ये स्टोरी समझ है ना, ताकि कारण समझ आए।
क्योंकि जब मुझे रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं गवर्नमेंट के पास गया कि मुझे लाइसेंस दे दो, तो गवर्नमेंट अपनी टीम भेजेगी मेरे पास कि जाओ देख के आओ इसकी लोकेशन कैसी है, इसके आसपास का माहौल कैसा है, इसने जो फूड आइटम रखे हैं वो सारे सही हैं या नहीं है, ये सही बना रहे हैं या नहीं, ये हाइजीनिक बना रहे हैं या नॉन हाइजीनिक बना रहे हैं, ये कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब सारी चीजें अप टू मार्क होंगे तब इसको लाइसेंस दिया जाएगा। तो इसलिए भैया फर्स्ट टाइम का खर्चा तो ज्यादा होगा। अब एक बार अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद तो फिर वो गवर्नमेंट की टीम 4-5 सालों में एक बार भेजेंगे, हर बार बस मुझे रेन्युअल देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम का खर्चा कैपिटल, रेन्युअल का खर्चा रिवेन्यू। समझ आगे बात? अच्छा, यहीं पर अब आपने सोच लिया चलो भाई गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया, ठीक है, बहुत बल्ले बल्ले, अब पार्टी दे दो, है ना। अब आपने कार्ड छपवा दिए कि भाई इस दिन को पूर्णमासी को हमारे होटल का उद्घाटन है ना भाई, अब सब लोग आके हमारे को हवन पर आशीर्वाद दो। तो इनॉग्रल के खर्चे होंगे, इनॉग्रल के खर्चे होंगे। सोच के बताओ वो इनॉग्रल के खर्चे कैपिटल हैं या रिवेन्यू हैं? नहीं, वो रिवेन्यू माने जाते हैं। क्यों सर? वो ये कहते हैं कि जो इनॉग्रल के खर्चे है ना, कि आप लोगों को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि लोग आकर खाना खाएंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। ध्यान दे सुना, कोई भी आपको, सब आपको पैसे दे के जाएंगे, ठीक है, भले ही रेस्टोरेंट ना हो, कुछ और दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, किसी की भी दुकान हो। इनॉग्रल पर एक प्रथा होती है कि कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ खरीद के ही जाता है। इट मीन्स यू आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट, इट इज शॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? रेवेन्यू। इसलिए इसको माना जाता है रेवेन्यू। डाउट बस ये आता है कि सर इनॉग्रल तो एक ही बार होगा, है ना? नहीं, हम हर साल ये कहते हैं आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है। तो ये सारे तो हमारे नाम है पीछे बैक ऑफ द माइंड में लॉजिक एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए इसको रेवेन्यू माना गया। और फिर इसका लाभ आप लंबे समय तक नहीं उठा पाओगे, लोग आएंगे खा के चले जाएंगे। इट्स ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उस खर्चे का लाभ आपको जिंदगी भर दिया, 5 साल थोड़ा ना मिलेगा, नहीं, लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है इसलिए वो भूल जाएंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। समझ आ गई बात? चलो अब एक बात और, सिनेमा हॉल है, देखा कभी सिनेमा हॉल? पिक्चर देखने गए हैं, है ना? अब सिनेमा हॉल में अभी 4 एग्जिट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, एक नया नोटिफिकेशन आ गया कि भाई सुनो सुनो सुनो, सभी सिनेमा हॉल वालों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि अपने एग्जिट पॉइंट 2 और बढ़ा दें, एग्जिट पॉइंट 2 और बढ़ा दें, कि भाई हादसे होते हैं, आग लग जाती है तो लोग निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर 3 एग्जिट पॉइंट है, 5 एग्जिट पॉइंट करने हैं मुझे, तो दीवार तोड़नी है, दरवाजा निकालना है। सोच के बताना ये खर्चा कौन सा है? सोच के बताओ, बताओ भाई। हाँ जी, जतिन, छवि, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया कि जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं 3 एग्जिट पॉइंट और बढ़ा दो, 2 एग्जिट पॉइंट और बढ़ा दो। तो वो बढ़ाने का जो खर्चा है वो कौन सा है? रेवेन्यू है। लॉजिक बताओ सर जी, ऐसे नहीं समझ आएगा। इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, ध्यान से सुना, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो मेरा खर्चा होता है वो हमेशा रेवेन्यू होता है। क्यों? गवर्नमेंट बदलती रहती है, समझ गए? जैसे ही गवर्नमेंट बदलेगी तो हो सकता है इसकी जरूरत नहीं है, 5 बेकार है, इसको बंद कर दो। तो इसलिए इस खर्चे को हम टेम्परेरी मानते हैं, इसलिए हम इन खर्चों को टेम्परेरी मानते हैं। हाँ, चेंज। अगर ये एग्जिट पॉइंट मैंने सिनेमा हॉल बनाते समय किए होते तब कैपिटल होते। समझ में आ गई? तो थोड़ा सा रुकना है, मुझे सोचना है। तो एग्जिट पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कैपिटल, राइट, और ड्यूरिंग द वर्किंग, ड्यूरिंग द वर्किंग वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। वो एड ऑन कहलाता है, बस वो हमारा क्या कहलाता है? एड ऑन। और वो कभी भी रिवोक हो सकता है, वो कभी भी रिवोक हो सकता है। कि गवर्नमेंट बदली, यार ये बेकार, इतने मतलब
क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ना, स्पेशली ये पर्टिकुलर एग्जांपल ही ऐसा है कि गवर्नमेंट बदली तो क्या करेंगे सिनेमा हॉल वाले, क्योंकि यार जितने एग्जिट पॉइंट ज्यादा होंगे ना, उनको उतने गार्ड ज्यादा रखने पड़ते हैं, है ना। तो जैसे ही कुछ ऐसा दबा नजर आया कि यार अब जरूरत नहीं है, फटाफट वो उसको बंद कर देंगे, फटाफट उन एग्जिट पॉइंट को बंद कर देंगे। यार जितने 3 है उतने ही बहुत हैं भाई, क्यों फालतू में गार्ड की सैलरी दें, समझ में आ गई। इसलिए इसको क्या माना गया है? रेवेन्यू का खर्चा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पार्ट? चल अब एक चीज और। हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा? चीजें समझ आ रही हैं? हाँ जी, छवि, जतिन, जल्दी बताओ। रौनक, चलो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप जरा बताना, ठीक है? सोच के बताना। अमाउंट पेड टू एमटीएनएल, एमटीएनएल समझते हो ना, या बीएसएनएल, कुछ भी कह लो, ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लैंडलाइन फोन। कोई भी ले लेते हैं, 10,000। चलिए सोच के बताओ जरा। हाँ जी, सोच के बताना, एकदम बहुत जल्दीबाजी में नहीं। हमने ना 10,000 रुपए किसको दिए? अथॉरिटी को। एमटीएल का ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, कुछ भी कह सकते, जो भी अथॉरिटी का नाम होगा। किस बात के दिए? कि भाई हमारे दुकान में, हमारे शोरूम में एक फोन लगा दे जरा, लैंडलाइन का, ठीक है। बताओ सोच समझ के। बताओ भाई। छवि, जतिन, रौनक, चलो आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड करो भाई। चलो अब मैं आपको समझा देता हूं, दिमाग लगा लिया? चलो, अब आईसीआई ना ये उम्मीद करता है कि मेरे प्रोफेशनल बच्चों को थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि बाजार में क्या होता है, समझ गए? तो ये आपको पता, मतलब वो उम्मीद करता है, एक प्रिजम्पशन लेके चलता है कि ये हर बच्चे को पता होगा। क्या? कि मैं अगर मान लो कोई बिजली का कनेक्शन लेता हूं, किसका कनेक्शन लेता हूं? इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का कनेक्शन लेता हूं, ठीक है राइट। मैं अगर कोई फोन का कनेक्शन लेता हूं, ठीक है। कोई मैं गैस का कनेक्शन लेता हूं, गैस होती है ना कौन सी? पीएनजी। ना ना ना, एलपीजी का कनेक्शन नहीं मिलता। पीएनजी घर में जो होती है ना, वो पीएनजी, घर में उसी का कनेक्शन मिलता है भाई, और किसी का नहीं मिलता कनेक्शन, ठीक है राइट। हाँ, अब बात आई ना, एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा, कनेक्शन थोड़ा ना देगा कोई, ठीक है। सोलर पावर, ठीक है। मतलब इनके मैं क्या लेता हूं? कनेक्शन लेता हूं। किससे? अथॉरिटी से, जो गवर्नमेंट ने बना के दी है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी हमेशा मेरे से एक निश्चित अमाउंट लेती हैं, राइट। और वो निश्चित अमाउंट जब मैं ये वापस कर देता हूं तो मुझे वापस मिल जाता है। तो ये सिक्योरिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सिक्योरिटी कहलाती है। कि मान लो मुझे इलेक्ट्रिक का मीटर चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कितने वॉट का, इतने पैसे जमा करा दो, ठीक है। 5 साल के बाद जब ये मीटर सरकार को वापस कर दोगे, लो भाई आपकी अमानत, तो वो भी कहेंगे लो भाई आपकी अमानत। तो ये इन कनेक्शन लेने के लिए हमेशा जो अमाउंट दिया जाता है, ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटी कहलाती है।
तो इसका मतलब ये तो मुझे पैसा वापस मिल जाएगा तब तक उनके पास मेरा जमा है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट। तो ये ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना ही रेवेन्यू, ये तो मेरी एसेट है, खर्चों में नहीं आ रहा ना। इसका लाभ थोड़ा ना मैं ये कहूंगा कि 2 साल 4 साल 5 साल ठीक है मैं उठा रहा हूं, पर भाई उठाने के बाद ये तो एज इट इज है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या कहा, आप इसका लाभ उठा लोगे 2 साल, उसके बाद तो ये कंज्यूम हो जाएगा ना। उसके बाद तो ये भाई मशीन खरीदी, कैपिटल एसेट्स है, तो मशीन की लाइफ कितनी है 5 साल 10 साल, उसके बाद तो कंडम है या नहीं है। तो ये जीरो थोड़ा हो रहा है, तो ये तो मेरी सिक्योरिटी है, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या है, सिक्योरिटी है, नॉट एन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात। ये कोई खर्चे की परिभाषा में नहीं आएगा, पर ये बैलेंस शीट में एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट साइड में आएगा, ठीक है, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी, ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आएगा कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट विद द अथॉरिटी ब्रैकेट में फॉर इलेक्ट्रिक मीटर फॉर वट एवर यू एक्वायर। बात समझ में आ गई। चल क्लियर है बेटा, आगे। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, जरा बताना। मतलब जैसे खर्चे हैं वैसे रिसिप्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट वही है, रेवेन्यू रिसिप्ट वही सेम, ठीक है। जैसे खर्चा पैसा गया वैसे पैसा आया। मैंने बैंक में एफडी कराई, एन अमाउंट डिपॉजिटेड विद बैंक, ओके, 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा कराए एज फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, राइट। अब ये मेरे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, ऑन कोई भी डेट ले लो, 25 फरवरी 2024 को, विद 1,20,000, तो 20,000 इंटरेस्ट, राइट भाई। समझ में आ गया। हमने कभी कराई होगी एफडी, कितने की कराई थी एफडी, 1 लाख रुपए की, मैच्योर हो रही है जस्ट अब इस डेट पर। कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर, 1,20,000। 20 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ब्याज। समझ में आ गई। बताओ, इसमें ये बस रिसिप्ट बतानी है, ठीक है, क्या रिसिप्ट है ये। चल रीजन बता सकते हो, बिल्कुल आंसर आपका सही है। इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रीजन ध्यान से सुनो, चलो मैं दे देता हूं। क्या होता है कि मैंने जब एफडी कराई होगी, ठीक है, तभी से लेकर डे बाई डे पर डे मेरा ब्याज एक्रूड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एक्रूड। वर्ड समझ गए ना, मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, रीजनिंग जरूर देना आपको, नहीं तो नहीं। एक्रूड, डे बाई डे, डेली एक्रूड हो रहा है, ठीक है। एक्रूड वर्ड समझो ना, पार्जित। भाई जैसे मान लो आपने एक व्यक्ति को काम पे रखा, फॉर एग्जाम्पल मैं दूं तो आपने कहा कि भाई तेरे को 30,000 रुपए महीना दूंगा मैं सैलरी के। अब 1 तारीख को मान लो 1 जनवरी को उसको रखा काम पर, 30,000 रुपए महीने पर, ठीक है। अब यानी 1,000 रुपए डेली हो गया, तो 1 जनवरी उसके 1,000 रुपए एक्रूड हो गए, ड्यू नहीं हुए, एक्रूड हो गए, यानी कमा लिए होते,
ही हैज नो राइट टू रिसीव। ठीक है, 2 जनवरी को फिर 1000 रुपए क्या हो गए, ये एक्रूड हो रहे हैं, यानी उपार्जित। ठीक है, अर्नड डेली बेसिस। अब 30 जनवरी को ध्यान रखना, 30 जनवरी तक 1000 रुपए के हिसाब से कितने हो गए कुल मिलाकर, 30,000। ये 30,000 रुपए क्या कहलाएंगे, नहीं ना, ध्यान से देखो एग्जाम्पल में, ताकि आगे लिंक हो ध्यान से। ये ड्यू कब होते हैं, ड्यू डेट पर, और सैलरी की हमेशा ड्यू डेट 7 तारीख आती है। ठीक है, हाँ, उससे पहले ड्यू ही नहीं होंगे। छोड़ के जा रहा तो जा भाई, 7 तारीख से पहले शक्ल मत दिखाइयो। ये ड्यू कब होते हैं, ऑन ड्यू डेट, जो हमने निर्धारित करी है। ठीक है, दैट इज 7 फरवरी। ठीक है, ये आगे काम आएगा कहीं ना कहीं लिंक। ठीक है, तो मतलब सैलरी की बात करें, वेजेस की बात करें, तो हमेशा ड्यू डेट पर होती है, और वो हमेशा 7 तारीख आती है, और डे बाय डे एक्रूड होती है। ठीक है, ये आगे फाइनल अकाउंट में काम आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ड्यू से पहले आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती, समझ आ गई, आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती ना, इसलिए ये इसलिए समझा दिया कि बीच में क्वेश्चन आएगा कि 31 मार्च को मैं अकाउंट्स बंद कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसके पैसे कब पे करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहां ये काम आएगा कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, चलो यहां समझ आ गया। इंटरेस्ट हमारा रिवेन्यू है, और जो एफडी है हमारी वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बेटा, चलो आप ध्यान से देखो जरा क्या कहते हैं आगे, ये नोट कर लिया ना। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। ये हमारे लिए क्या है, रेलिवेंट है, कि हम बाइफरकेट करें कि ये कैपिटल है या ये रिवेन्यू है। कैसे, देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मिस्टर रामलाल, कौन, रामलाल। ठीक है, रामलाल के पास, रामलाल ने क्या करा, एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेज वर्थ 40,000 रुपए का उसने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, और किसके लिए खरीदा, बेचने के लिए। रामलाल ने कंप्यूटर खरीदा क्यों, बेचने के लिए। ठीक है, अच्छा, श्यामलाल ने, श्यामलाल ने भी कंप्यूटर खरीदा, श्यामलाल ने भी कंप्यूटर खरीदा ऑफ ₹40,000। क्यों खरीदा, फॉर यूज। ठीक है, हिज अकाउंटेंट, उसका जो अकाउंटेंट है ना, उसका जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है साहब मुझे टैली में सारी एंट्री डालनी है। अच्छा, तेरे को टैली में डालनी है, तेरे को फाइनलाइज करने हैं अकाउंट्स, तो उसके लिए खरीद लिया। समझ में आ गया। अब बताओ, रामलाल श्यामलाल ने दोनों ने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रामलाल ने खरीदा बेचने के लिए, रामलाल ने खरीदा बेचने के लिए, खरीद बेच, परचेज एंड सेल, तो ये कौन से नेचर के हो गए, ये हो गया हमारा रिवेन्यू नेचर। ये हो गया मेरा कौन सा, रेवेन्यू नेचर पर। समझ आ गई। और जो मैं यूज के लिए खरीदता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो मेरा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई। सेम, मैंने चेयर खरीदी अपने ऑफिस में यूज के लिए, ठीक है, तो वो तो मेरी कैपिटल एसेट्स बन गई ना। और शेयर खरीदना बेचना, खरीदना बेचना मेरा धंधा है, बिजनेस है, तो मेरी रेवेन्यू नेचर। क्लियर है पाठ। तो नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइफरकेटिंग। ठीक है, चलो आप जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। असाइनमेंट मिल गया सबको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जरा जल्दी।
क्वेश्चन पे आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी बेटा, छवि, जतिन, रौनक, असाइनमेंट मिल गए, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैं प्रोजेक्ट क्या असाइनमेंट मिल गए भाई, यस और नो बताओ जल्दी से। छवि नहीं मिले क्या? हाँ जी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये कहता है ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू। हाँ जी, ट्रू एंड फॉल्स बताओ क्या कहता है। कि मैंने सेकंड हैंड मशीन खरीदी, कोई पुरानी मशीन खरीदी और मैकेनिक के पास ले गया और उसको बोला कि भैया इसके सारे घर के बदल दे, यानी ओवरऑल। तो ओवरऑल एक्सपेंस अगर करेंगे यानी ओवरऑलिंग करेंगे मशीन की, तो वो क्या करेगा मैकेनिक, इसके लगभग लगभग सारे पार्ट्स जो जरा से भी खराब होंगे बदल देगा। अब ये काम हर 6 महीने या साल भर में थोड़ा ना करूंगा, ये कब करूंगा, केवल एक बार, जब मैं सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहा हूं फर्स्ट टाइम। तो ये खर्चे जरूरी होते हैं मशीन को पुट टू यूज के लिए। ये खर्चे जरूरी होते हैं किसके लिए, पुट टू यूज के लिए। तो आप क्या जवाब दोगे इसके लिए, आप कहोगे ये फॉल्स है। हाँ जी, आप कहोगे फॉल्स, रीजन आपको सही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप नाम दोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई किस खुशी में, इस खुशी में क्योंकि ये नेसेसरी है, ये जरूरी है टू पुट टू यूज, पुट टू यूज, ठीक है। और दूसरा रीजन नॉन रैकरिंग, दूसरा रीजन नॉन रैकरिंग, बार बार थोड़े ना होंगे कोई, ठीक है। तो रीजन मस्ट बी रिटर्न, ये ध्यान रख, ठीक है, बार बार नहीं होंगे ना। और यूज करने के लिए जरूर, उसको पुरानी मशीन को आप यूज नहीं कर पाओगे, पुरानी कार ले आओगे जिसमें बैल के अलावा सब बचता है, तो भाई साहब खड़े होकर आप उसमें बैठकर चला भी नहीं पाओगे। हो गया, चलिए सेकंड ध्यान से क्या कर रहा है सेकंड, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। हाँ जी, वर्किंग एक्सपेंस को रिड्यूस करने में तो खर्चा कर रहे हैं, क्या होता है एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे तब समझ में आएगा। वर्किंग एक्सपेंस, वर्किंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, लेबर को पैसे दे रहा हूं, लेबर को पैसे दे रहा हूं, रिपेयरिंग के पैसे दे रहा हूं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये इसका एग्जांपल है। मतलब कि भैया आपने क्या करा, मशीन में ना मैनुअल काम हो रहा है, ध्यान तो सुनो, मशीन में क्या हो रहा है अभी, मैनुअल काम। तो खराब हो जाती है फिर रिपेयर, खराब हो जाती है फिर रिपेयर, तो बार बार रिपेयरिंग का खर्चा करवा रहे हो और बार बार, और हर रोज लेबर को पैसे दे रहे हो क्योंकि वो मैनुअल काम कर रहा है ना। अब आपने क्या करा, लेबर को हटा दिया और मशीन में क्या करा, ऑटोमेटिक पार्ट लगा दिया। मशीन में क्या करा, एक ऑटोमेटिक पार्ट लगा दिया। अब ना तो लेबर की जरूरत है और ना ही वो इतनी जल्दी खराब होगा। तो आपके जो डेली के खर्चे थे वर्किंग कैपिटल वो बच गई, उसके बचने के लिए आपने एक बार खर्चा कर दिया ना, महंगा करा, एक बार तो रोए पर बार बार से बच गए, तो ये खर्चा कौन सा कहलाएगा, कैपिटल। समझ में आ गई बात, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, आपका बार बार का रोना बच रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो एनी अमाउंट, ठीक है, स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म डिराइव कर पाओगे, बेनिफिट इसका आप लॉन्ग टर्म डिवाइड कर पाओगे, एक बार नहीं, ठीक है।
और इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। इट इंक्रीज अवर एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, समझ आ गया? ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। हो गया। तीसरा, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी। हाँ जी बताओ, तीसरा सोच के बताओ। लीगल फीस मैंने पे करी है टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। लीगल फीस का मतलब समझ आ गया? मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी दी, कमीशन दी, लीगल चार्जेस, तो ये तो बिल्डिंग, ये तो कॉस्ट का ही पार्ट बनता है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा हमारे लिए? ट्रू, ये सही है। इसे क्या बोलोगे आप? ट्रू। ठीक है, तो आप कहोगे लीगल एक्सपेंस, रीजन क्या होगा कि लीगल एक्सपेंस आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं ये। क्लियर? लीगल एक्सपेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एक मिनट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कमीशन पेड टू एजेंट, कमीशन पेड टू एजेंट, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो दलाल के थ्रू खरीदी होगी। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है, पर गवर्नमेंट को पैसे देना तो जरूरी है। ठीक है, दूसरा, हाँ जी इनकी क्वेरी है, अब प्रॉपर्टी मेरी हो गई तो सरकार क्या करेगी? हर साल मेरे से प्रॉपर्टी टैक्स लेगी, हाउस टैक्स। वो तो हर साल लेगी क्योंकि मैं मालिक हूं, तो वो मेरा रेवेन्यू खर्चा होता है, वो मेरा रेवेन्यू। तो ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्वेरी का आंसर है, इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स, इसका दूसरा नाम क्या है? हाउस टैक्स। ठीक है, ये कहलाता है रिवेन्यू नेचर का खर्चा, क्योंकि ये रैकरिंग है। अगर घर की छत पर लीकेज हो गई, तो अगर वो लीकेज स्मॉल अमाउंट है, अगर वो लीकेज क्या है? स्मॉल, तो रिपेयरिंग में आ जाएगा। पर अगर ऐसी रिपेयरिंग है कि वो मेजर रिपेयर की परिभाषा में आ रही है, तो वो कैपिटल। छत ही टूट रही है या रिपेयरिंग, मतलब लीकेज बहुत ज्यादा हो रही है, एक तरह से वो मेजर रिपेयर की परिभाषा में आ रही है, तो वो वर्ड देगा रिपेयर और मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर है तो कैपिटल, नॉर्मल रिपेयर है तो रेवेन्यू। मतलब ये दो वर्ड हैं, इन पर कॉन्सेंट्रेट करो। केवल रिपेयर है, केवल रिपेयर है तो रेवेन्यू। ठीक है, और अगर मेजर रिपेयर है, मेजर रिपेयर है या रिपेयर फर्स्ट टाइम है, या रिपेयर फर्स्ट टाइम है, ये है मेन पॉइंट ना, कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसकी फर्स्ट टाइम रिपेयर करा रहे हो, तो वो कैपिटल होती है। क्योंकि पहली बार आप, भाई तू ना ढंग से कर दे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कोई भी रिपेयर हो वो होती मेजर है, अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट टाइम कोई भी रिपेयर हो तो बाय डिफॉल्ट ही वो मेजर कहलाती है, उसमें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राइट। तो ये दो वर्ड ध्यान रखना, लिखा हुआ है तो डाउट क्लियर, पर रिपेयर लिखा है और फर्स्ट टाइम है तो कैपिटल, कुछ नहीं है खाली रिपेयर है तब वो रेवेन्यू है। समझ में आ गया? चलिए चौथा,
हाँ जी, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस, मैंने लॉयर को पैसे दिए, ठीक है, वकील को पैसे दिए, टू डिफेंड ए सूट, मतलब केस लड़ने के लिए, ध्यान से पढ़ना, क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड, ठीक है, कि भैया जो साइट है ना ये हमारी है, केस लड़, ठीक है। तो बताओ, सोच के बताओ, मैंने वकील को पैसे दिए कि भाई तू केस लड़ कि ये हमारी जगह है, ठीक है, बताओ। सोच के बताओ, वकील को पैसे गए, ये ले पैसे और केस लड़ कि ये जगह हमारी है, ये किसी और की नहीं है, ठीक है। सोच के बताओ, बताओ भाई, छवि, जतिन, रौनक, ऐसे नहीं, कुछ भी बताओ। आवाज आ रही है नहीं, बताओ, ये बताओ पहले जल्दी बेटा। माइक अपना ऑन करो ना, अपने माइक शायद बंद कर रखा है अपना। चल लिख दो। यस सर, रौनक, हाँ। चलो ध्यान से सुनो, थोड़ा ना शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा। किसको पैसे दे रहे हो? लॉयर को पैसे। क्या एक बार दे के जान छूट जाएगी? हाँ भाई साहब, वो तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हर बार पैसे लेगा, समझ गए? तो थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। प्राइमा फेसी आपको लगेगा कई बार, पर थोड़ा जब अंदर घुसोगे तो समझ आ जाएगा। तो लॉयर को जब आप फीस दे रहे हो ना, तो कभी भी कोई भी, आज तक के इतिहास में भी है कि लॉयर ने एक बार पैसे लेके केस जीता नहीं है, उसको सिखाया ही ये जाता है भाई, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये खर्चा हमारा कौन सा होगा? रिवेन्यू, क्योंकि ये रैकरिंग नेचर है, नेचर रीजन क्या होगा? ये रैकरिंग, हाँ जी, ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, ठीक है। फॉल्स। क्यों रिवेन्यू नेचर का हुआ? ड्यू टू रैकरिंग नेचर, बार बार होगा, ड्यू टू रैकरिंग नेचर, ठीक है, हो गया। चलो पांचवा, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ मशीन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ। हाँ जी, बोलो। हिंदी में बताऊं, मैंने पैसे खर्च करे। क्यों पैसे खर्च करे? कि आपने ना एक रिप्लेस कर दिया, worn आउट पार्ट, एक क्या था? खराब था, उसको फेंको, नया लगा दो, ठीक है, बताओ। नहीं, रिवेन्यू है। सुनो ध्यान से, अगर ये पार्ट्स होता, अगर ये क्या होता? पार्ट्स होता, तो होता कैपिटल। ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, प्लूरल वर्ड होता। समझ में आ गई? गहराई से देखो, आई प्रोफेशनल कोर्स है यार ये, ठीक है, गूगली फेंकेगा हर बार, समझ में आ गई? तो वो कह रहा है एक पार्ट मैंने बस रिप्लेस करा। अब अच्छा, ये भी नहीं कह रहा ना कि उस पार्ट की वजह से मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ये भी नहीं कह रहा। तो यार अब रिपेयरिंग कराऊंगा तो एक ना एक पार्ट तो वो चेंज करेगा ही। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई तो लिखेगा ही भाई, बगैर दवाई लिखे तो कुछ भी नहीं भेजेगा, चाहे बिल्कुल ठीक हो। अब गए हो उसके दरवाजे के पर, तो वो तो फिर है ना, तो रिपेयर वाले के पास गए हो तो एक ना एक पार्ट तो वो चेंज करेगा ही। तो इट्स ए नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। कैपिटल कब होता? या तो पार्ट्स होता, या ये कहता कि इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। समझ में आ गई? क्लियर है पार्ट में?
क्या लिखोगे इसको? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इट्स ए नॉर्मल रिपेयर, इट्स ए नॉर्मल रिपेयर। ठीक है, लिख सकते हैं हाउएवर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अपनी लैंग्वेज में, लैंग्वेज स्किल होती है, कभी भी हाउएवर वर्ड इस्तेमाल करो, हमेशा उसके बाद कॉमा आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किंतु इफ इट इज, हाँ जी, क्या होता? पार्ट्स होता। ठीक है, या फिर ये लिखा होता। ठीक है, इंक्रीज अवर एफिशिएंसी, राइट में, कॉमा, देन इट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंस। समझ आ गई बात? तो यही एक्सप्लेनेशन पूरी दे तो दी आपने। मतलब एग्जामिनर को ना ये समझाना है कि भाई मुझे आता है। ठीक है, ये इसलिए रिवेन्यू है और इसलिए कैपिटल नहीं है, ये होता तो कैपिटल होता। मतलब उसको आपको हिला हिला के समझाना है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा आता है। समझ में आ गई बात? खाली ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना। क्या चीज? ट्रू एंड फॉल्स और, हाँ, दो। वो ट्रू एंड फॉल्स ही देता है, एमसीक्यू बहुत कम देता है। पर खाली एमसीक्यू आ जाए टिक मार्क तो आप भले ही ना दो, चल जाएगा। इसमें जरूरी है। चलो छठा पढ़ो, छठा। हाँ जी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। बताओ। ठीक है, क्यों? आपने पहली बार मशीन, बिल्डिंग, संपत्ति खरीदी, उसका व्हाइट वॉश तो ढंग से कराओगे, है ना, इनबिल्ट है। तो पहली बार जो व्हाइट वॉश कराओगे वो मेजर व्हाइट वॉश होगा, वो मेजर व्हाइट वॉश होगा, उसका लाभ लंबे समय तक उठाओगे। ठीक है, राइट। तो ये कहलाएगा मेजर रिपेयर। लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए। ठीक है, तो फॉल, राइट भाई। क्या है इसमें? रिपेयर, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाएगा मेजर रिपेयर। ये कौन सी रिपेयर कहलाएगी? हाँ, व्हाइट वॉश रिपेयर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और नेसेसरी टू पुट टू यूज, नेसेसरी टू पुट टू यूज जरूरी है, तभी आप इसको यूज कर पाओगे और बेनिफिट लंबे समय तक उठाओगे। इसलिए ये कैपिटल है। समझ में आ गए? तो इसलिए कौन सा नेचर हो गया? ये कैपिटल है। समझ आ गया? कहां से? चल, हो गया, नोट कर लिया। सातवां पढ़ो।
अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट, है ना, बिल्डिंग के आगे जो मजदूर अपना घर बना लेते हैं जिसमें चूल्हा वगैरह, मतलब खाना वाना वहीं बनाते रहते हुए वहीं है रात को, विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस वर डेमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वर रेडी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब सिनेमा रेडी हो जाएगा, वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो वो अपना हट हटा देंगे और जहां दोबारा फिर कहीं और काम करना होगा वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो टेम्परेरी हट इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू है। ठीक है, क्या कहोगे? ट्रू है। हाँ जी, क्या कहोगे? रीजन, इट्स ए पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्यों? वन टाइम, नॉन रैकरिंग है, बार बार थोड़ा ना वो आएंगे, नॉन रैकरिंग। रीजन क्या है इसका? नॉन रैकरिंग। ये रीजन है इसका, नॉन रैकरिंग। ठीक है, रीजन क्या दोगे इसका? नॉन रैकरिंग। ओके, चलो समझ आ रहा है या नहीं? आगे 8वां, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। बताओ। हाँ जी, अरे भाई बिल्कुल ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस ही तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया होता है कि भाई मैं, हाँ जी, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, यूज के लिए खरीद रहे हो तो वो कैपिटल एसेट्स है, बेचने के लिए खरीद रहे हो तो वो रेवेन्यू। तो नेचर ही हमें रास्ता दिखाता है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू। तो नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बाइफरकेट इज इट कैपिटल और रेवेन्यू। समझ में आ गया? अभी एग्जाम्पल दिया था श्यामलाल रामलाल का कि मैंने कंप्यूटर खरीदा यूज। हाँ जी, क्या कहता है, ध्यान से देखो। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू द न्यू साइट। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक, है ना। अब कोई भी मेरा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, कोई भी एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग बनाने का है ना। क्या चीज? बड़ा बिजनेस है सोचो तो बड़ा ही सोचो, छोटा क्या सोचना, नहीं ठीक है, तो सीमेंट हमारा इन्वेंट्री है। अब एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये तो चलता ही रहता है। तो स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह हटाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमारा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू का, रेकरिंग नेचर है। इट्स ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी। भाई मिठाई की दुकान है, ठीक है, कई सारी मिठाई की दुकान है आपकी, मान लो हल्दीराम है ना, तो पनीर उनके पास आया तो उन्होंने क्या करा, एक दुकान से दूसरी दुकान में भेज दिया। ये तो रेगुलर होता ही रहता है। ठीक है, शर्ट की दुकान है आपकी, नहीं, तो भाई एक जगह कस्टमर आया तो उसने कहा मुझे 39 नंबर की शर्ट चाहिए, तो आपने कहा हमारे पास नहीं है, रुक जाओ, मैं वापस क्यों भेजूं, फटाफट देखा, अच्छा दूसरे स्टोर में है, तो वहां से मंगा ली और कस्टमर को दे दी, है ना। उसके पास जो नहीं था उसने मुझसे मंगा ली, तो ये तो आदान प्रदान चलता ही रहता है। ठीक है, तो कौन सा नेचर का खर्चा हो गया? रेवेन्यू। रीजन क्या दोगे आप इसमें? हाँ जी, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ। ये कौन सा हुआ? रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ। रीजन क्या है? हाँ जी, रेकरिंग नेचर कह सकते हो एक तो, और डेली, दूसरा रीजन पर डेली बिजनेस एक्टिविटी, डेली बिजनेस ऑपरेशन। समझ आ गई बात में? तो रोज का काम है भाई, इसलिए रेवेन्यू। चलो
आगे पढ़ो। रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, है ना? बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों? है ना? बिल्कुल ठीक, अब सारी चीजें समझ आने लगी। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है? और ये नॉन रेकरिंग है, और ये नॉन रेकरिंग। एफिशिएंसी क्यों बढ़ा रहा है? वैसे ही प्रैक्टिकली, क्योंकि जब पिस्टन बदल दिया ना, तो पहले मैं 1 लीटर का पेट्रोल डलवाता था, है ना, और 15 किलोमीटर जाता था, और अब भाई साहब 50 किलोमीटर जा रहा हूं, माइलेज बढ़ गई, ठीक है? तो रिंग एंड मतलब पिस्टन का ही सारा काम होता है, पिस्टन का ही सारा काम होता है, ठीक है? चलिए तीसरा, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस, बताओ। बिल्कुल ठीक, आप समझ आ गई? हाँ, क्या हो गया? बताओ बताओ बताओ, थर्ड बताओ। मनी पेड टू एमटीएनएल फॉर टेलीफोन, तो ये क्या कहोगे? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है और ये रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी है। जो भी अथॉरिटी को पैसा देते हो तो वो हमारी क्या बन जाती है? सिक्योरिटी, ठीक है? तो आप इसका रीजन दे दोगे, इट बिकम सिक्योरिटी, इट बिकम सिक्योरिटी, ठीक है? रिफंडेबल होती है, तो ये नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा नहीं है मेरा, ठीक है भाई? चल, ए फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख, 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। हमने एक शेड बनवाया, कितने रुपए में बनवाया? 1 लाख। 5,000 रुपए खर्च हुए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है भाई? मतलब देखो, ये शेड बनवा दिया, टेम्परेरी एक फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड, ये टेम्परेरी शेड नहीं है। दोबारा देखो, एक फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड 1 लाख, 1 लाख क्या है? मतलब फैक्ट्री है ना मेरे पास, तो फैक्ट्री की जो विंडो होती है ना, उसमें बारिश आ रही होगी, उसके ऊपर मैंने शेड डलवा दिया, अब बारिश नहीं आएगी, तो ये शेड तो क्या हर 6 महीने में डलवाऊंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? इट इज एन एडिशन टू द बिल्डिंग, और 5,000 रुपए मैंने क्या करे? टेम्परेरी हट लगा दी, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है? दोनों क्या कहोगे आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहोगे दोनों को? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? लिख लो, बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए थोड़ा सा और करा दो क्या? तीसरा एक बार पढ़ना। तीसरा पढ़ो एक बार, क्या कहता है, पढ़ के बताओ फटाफट। हाँ जी, तीसरा। ठीक है, हाँ जी, तीसरा पढ़ो। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाई एंड सेल कंप्यूटर ए पार्ट ऑफ बिजनेस। हमने 20 कंप्यूटर खरीदे बेचने के लिए, है ना, और एक की कॉस्ट कितनी है? 20,000।
इट ऑल्सो परचेज ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ जी बताओ। 20,000 इंटू 20 क्या कहलाएगा? ये 20,000 इंटू 20 कितने हो गए? 4 लाख। तो 4 लाख हमारे कौन से हुए? रेवेन्यू। तो 4 लाख तो कहलाए हमारे कौन से? रेवेन्यू, क्योंकि खरीदना बेचना हमारा ट्रेडिंग है, खरीदना बेचना बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, और हमने 24,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा अपने अकाउंटेंट के लिए, ताकि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और इनवाइस प्रिंट कर सके। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने यूज के लिए खरीदा। तो 24,000 रुपए क्या कहलाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मैंने उसको यूज के लिए खरीदा है। और ये 4 लाख रुपए रेवेन्यू, क्योंकि रीसेल के लिए खरीदा। इज ए बिजनेस एक्टिविटी। क्या कहोगे इसको? बिजनेस एक्टिविटी। चलो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एक मशीन आपने 10 लाख रुपए की वैल्यू वाली 12 लाख में बेची, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि कैपिटल एसेट को बेचना कैपिटल रिसिप्ट। तो 12 लाख रुपए कौन सी रिसिप्ट है? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, कैसे? कई बार मशीन क्या होता है कि बाजार में आउटडेटेड हो चुकी होती है और किसी को चाहिए होती है ना? हाँ, आउटडेटेड भी भाई मेरे पास है केवल मशीन, ठीक है, और किसी के पास है ही नहीं, और ऐसा व्यक्ति जिसको चाहिए, मैं तो फिर ज्यादा पैसों में बेचूंगा। ठीक है ना, ये मतलब हो जाता। ठीक है, और फिर ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, समय की मांग। आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम पर, है ना, जो सिलेंडर होते थे 5-5 10-10 गुना में बिके, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा। कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के 15-15 20-20 गुना महंगे दामों पर बिके। तो ऐसा नहीं है, कभी भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई, है। तो फिर डिमांड एंड सप्लाई की बात आ रही है, तो ये नहीं सोच सकते कि भैया मशीन तो हमेशा सस्ते में बिकती है ना। समय की मांग है, मतलब उस मशीन का वक्त आया। ठीक है, ये है। चलो, प्रीमियम 1 लाख रिसीव्ड हुआ ऑन इशू ऑफ शेयर। थोड़ा सोच के बताना। हमने शेयर्स इशू करे और मुझे क्या प्राप्त हुआ? प्रीमियम। बताओ कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? नॉन रेकरिंग है। प्रीमियम बार बार नहीं इशू कर सकते हैं, शेयर्स बार बार इशू नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर इशू करने के लिए आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीमियम जो भी कलेक्ट होगा शेयर इशू करने पर, वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। रीजन क्या होगा इसका? नॉन रेकरिंग नेचर। रीजन क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्लियर है बात? अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। माल बेचा पैसा आया, माल बेचा पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। 5 लाख रुपए मुझे रिसीव्ड हुए ऑन द मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक। ऑल्सो इंटरेस्ट 40,000 रुपए का प्राप्त हुआ। बताओ, 5 लाख रुपए एफडी के प्राप्त हुए और 40,000 रुपए ब्याज के। समझ में आ गया? 5 लाख रुपए क्या कहलाएंगे? कैपिटल, और 40,000 रेवेन्यू, क्योंकि इंटरेस्ट डे बाई डे एक्रूड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि एफडी मैच्योर, एफडी मैच्योरिटी अमाउंट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट
ठीक है, ये एक्रूड होता है डे बाय डे, डेली, इसलिए कौन सा नेचर हो गया, रेवेन्यू नेचर। समझ आ गया, क्लियर है? चलिए अब इसको करते हैं बस। बताओ फर्स्ट तो फोर्थ का फर्स्ट देखो, हाँ फिफ्थ सॉरी। हाँ जी बताओ, फर्स्ट तो क्लियर ही है। सेकंड हैंड फर्नीचर 9,000 रुपए पर खरीदा, रीपेंट कराया आपने 1,000 रुपए का, और फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर दिस बीइंग 200 रुपए। बताओ, ठीक है, टोटल कैपिटल है भाई। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर यूज के लिए खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीपेंट करवाया फर्स्ट टाइम है तो कैपिटल, ठीक है, और जो वेजेस पे करते हो वो भी फर्स्ट टाइम है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, वेजेस अगर मैं पे कर रहा हूं माल बनाने के लिए, मेरा बिजनेस है उसके लिए वेजेस पे कर रहा हूं तो वो रिवेन्यू है। मशीन को इंस्टॉल करने में जो वेजेस आती है वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनती है, ठीक है। ये आगे टॉपिक करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां बहुत काम आएगा। कि आपने कोई मशीन खरीदी, इंस्टॉल करी, उसमें अपने लड़कों को लगा दिया और उसको वेजेस दी, ठीक है, तो वो वेजेस मशीन की कॉस्ट का भाग बनेगा, ठीक है। चल, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ 20,000। हमने सिनेमा चलाना है, उसके लिए लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000 रुपए फॉर कॉन्ट्रावेनिंग रूल्स। हमने कोई रूल तोड़ दिया, उसके लिए 1,000 रुपए दिए, और रेन्युअल 2,000 रुपए दिए अगले साल। बताओ, लाइसेंस के मैंने कितने पैसे दिए उसको, 20,000। लाइसेंस लेने में मैंने उसको कितने पैसे दिए, 20,000। तो नहीं नहीं, लाइसेंस के ये कैपिटलाइज हो जाएगा। लाइसेंस लेने में जो पैसा खर्च करते हो वो हमारा कौन सा नेचर है, क्यों कैपिटल है, क्योंकि गवर्नमेंट टीम भेजेगी और वो सारा आके चेक करेंगे कि हमारा सिनेमा हॉल उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है या नहीं, सीटें कंफर्ट हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन के आगे बिल्कुल ही नीचे सीटें लगा दी, कम से कम जितना एक स्टैंडर्ड गैप होता है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उनकी टीम आके चेक करके फिर हमें लाइसेंस देगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आगे फाइन, गलती होती है बार बार करते हैं, रेवेन्यू। फाइन हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। फाइन हमारा रेवेन्यू खर्चा होता है, ठीक है, और जो रेन्युअल है वो भी बार बार है रेवेन्यू। क्या कहोगे आप इसमें, है क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? अच्छा, तो वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। चल, तो आप हाँ, नहीं बस प्रीपेड में जाएगा, वो एसेट बन जाएगी, जाएगा रेवेन्यू में, ठीक है, बिल्कुल। तो आप क्या होगा, लाइसेंस फीस कितना पे करा फर्स्ट टाइम, 20,000। ये कहलाएगा हमारा कौन सा खर्चा, कैपिटल है, ठीक है। फाइन पे कर रहे हैं, कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं मान लो, तो ये हमेशा क्या जाता है, रेवेन्यू, क्योंकि ये बार बार होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर। अब ये मत कहना कि सर हमने तो एक ही बार पे करा है, नहीं, पर नेचर इसका रेकरिंग है, ठीक है। और क्या है, रेन्युअल, ये प्रीपेड हो गया हमारा,
ये हमारा क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस। पर नेचर इसका क्या है, नेचर इज रेवेन्यू। ठीक है, चलिए बताना तीसरा। नहीं, पे कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा। देखो ऊपर, गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट ए सिनेमा हाउस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। एंड कब हो रहा है वो ईयर, 31 मार्च 2022 को। अब क्या कह रहा है वो, फायर इंश्योरेंस आपने कब पे करा है, 1000 रुपए का 1 अक्टूबर को पे करा है, 31 मार्च तक का, 1 ईयर का, है ना। इसका मतलब ये हो गया, यहां देख लो चाहे तो, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2022, और मैंने कब पे करा है, ये 1 अक्टूबर को पे करा है ना। 1 साल का, 1 साल का, इसका मतलब मैंने पे करा है ये कब तक का, 1 अक्टूबर 22 तक का, है ना। इसका मतलब 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 22 तक कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का कहलाया वो करंट बिजनेस रेवेन्यू, और 6 महीने का कहलाया प्रीपेड। ठीक है, तो आप कहोगे 6 मंथ, हाँ जी, 6 मंथ एक्सपेंस। नहीं नहीं, इंश्योरेंस तो हर बार देते हैं ना। 6 मंथ एक्सपेंस कराया रेवेन्यू, कितना अमाउंट है टोटल, हाँ फायर इंश्योरेंस तो हर बार, हर साल देते हैं, हर साल देते हैं ना, 500 रुपए। ठीक है, करंट ईयर रिलेट्स टू करंट ईयर, करंट ईयर वाला। ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ कॉल्ड कैपिटल, सॉरी प्रीपेड, वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाए। ठीक है रेवेन्यू नेचर। चलो अब कर लोगे इनको, ठीक है। चलिए भाई, अब इनको एक बार नेक्स्ट क्लास तक पूरे करके लाना, ठीक है, फिर अगली क्लास में आगे करेंगे हम। ठीक, चलो समझ आ गया इतना, बाकी रखिए।